ऐसा क्या हो जाता है 2022 में मोहित डिमरी यूकेडी से चुनाव लड़ता है विधानसभा का और 2 साल बाद ही इस्तीफा दे देता है। आपकी डिमांड है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। जी जी। क्यों होनी चाहिए गैरसैंण राजधानी? गैरसैंण तो हमारा सपना है, गैरसैंण तो हमारी आत्मा है। ऐसी राजनीति नहीं रहे कि लोगों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की, जनता के बीच कोई वैल्यू उस तरह से बन रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। मोहित डिमरी ने खुद अपने पर हमला करवाया था इमोशनल अटैचमेंट के लिए, ताकि लोग उनसे जुड़े। क्या ये सही है? क्या मोहित डिमरी खुद अपने पर हमला करवा रहा था? हमारे बारे में बहुत ऐसी बातें कह देते हैं कि ये लोग कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इनको फंडिंग किस तरह से मिल रही है, इस तरह के बहुत सारे आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। मात्र हिमालय राज्य उत्तराखंड में ही जमीनों का कानून लचर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ कानून को कमज़ोर किया गया है और राज्यों में जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ कड़े कानून हैं, तो यहाँ पर कानून को कमज़ोर करना आसान दिखाई दिया, तो यहाँ कानून कमज़ोर किए गए। ख्याल नहीं आया कि ये क्षेत्रीय पार्टियां छोड़कर राष्ट्रीय पार्टियों का हाथ क्यों ना थामा जाए? वहाँ पर संभावना ज़्यादा है। तो युवाओं की बहुत ज़्यादा अनदेखी पार्टी में होती रही है और कोई युवा, कोई नया व्यक्ति पार्टी में कुछ करने की सोचता भी तो उसको कुछ काम नहीं करने दिया जाता है। यहाँ पर जो एक लॉबी है, शीर्ष नेतृत्व है, वो उसकी पार्टी के अंदर आज भी पूरी मनमानी चलती है। जैसा शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वैसा पार्टी में होता है। क्या है ये, इनमें भिन्नता क्या है स्थायी निवास और मूल निवास में? और मूल निवास 1950 क्यों चाहिए? मूल निवासियों और स्थायी निवासियों में अंतर क्या है, सरकार को बताना चाहिए। मूल निवास की परिभाषा सरकार को तय करनी चाहिए। यहाँ पर जो लोग इतने सालों से, सदियों से इस राज्य में रह रहे हैं और जो लोग 15 साल पहले आए हैं, उन्हें बराबरी का लाभ क्यों दिया जा रहा है? जो यहाँ के मूल निवासी, जो यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं, उनको मिलना चाहिए था वो हक। उस पर तो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाला व्यक्ति अपना हक जमा रहा है। तो हमारा विरोध इसको लेकर है। हम चाहते हैं कि पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों को हर तरह के संसाधनों में मिलना चाहिए। लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, इसके पीछे मूल भावना ये तो अपने पहाड़ की, अपने पर्वतीय समाज की, अपने लोगों की अस्मिता को बचाना है। इस समय जब उत्तराखंड में ज़मीनी और ज़रूरी मुद्दों पर बात करने वालों का अकाल पड़ा हुआ है और राजनीति भी जो है नेताओं और उनके परिवारों के इर्द गिर्द ही अरक फरक रही है, तब कुछ चुनिंदा युवा बड़ी ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ज़मीनी और ज़रूरी मुद्दे उठा रहे हैं। वो कभी गैरसैंण राजधानी को लेकर, तो कभी अंकिता भंडारी, मूल निवास, भू कानून को लेकर सरकार को चेताते हैं। उत्तराखंड के लोग उनमें जो है अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। एक ऐसी उम्मीद जगाते मूल निवास भू कानून समन्वय समिति उत्तराखंड के संयोजक, युवा राजनीतिज्ञ मोहित डिमरी जी हमारे साथ है। स्वागत है मोहित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है शिवम भाई। तो मोहित जी, जन्म रुद्रप्रयाग, जी, शिक्षा दीक्षा, उसके बाद पत्रकारिता, फोटोग्राफी, लेकिन इन सब के बाद राजनीति। जी, तो एक इंट्रो हम आपसे चाहते हैं, आपका परिचय, कौन है मोहित डिमरी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। जी, मोहित डिमरी का परिचय यही है, एक सामान्य परिवार से आने वाला एक युवा जिसने अपनी शुरुआत पत्रकारिता से की और 10-12 साल तक, 10 से 12 साल करीब पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। और उसके बाद पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से हालात उत्तराखंड में हो गए, जिन उम्मीदों को लेकर ये राज्य बना था, जो आकांक्षाएं थी, जब वो साकार होती हुई नज़र नहीं आई और उत्तराखंड की हालत ये हो गई कि आज इस राज्य को बचाने की आवश्यकता हम सब ने जब महसूस की, हम युवाओं ने, तो फिर हमें एक अलग रास्ता चुनना पड़ा। और आज हम, मेरे जैसे बहुत सारे युवा, चाहे मूल निवास का सवाल हो, भू कानून का हो, स्थायी राजधानी गैरसैंण, उत्तराखंड के तमाम सवाल, इसको लेकर हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। बात को जो है राजनीति से शुरू करते हैं, फिर हम मूल निवास, भू कानून
और इन सब ज़रूरी मुद्दों पर बात करेंगे। राजनीति की शुरुआत जहाँ से आप आते हैं रुद्रप्रयाग, ऐसा क्या घटता है, क्या आपको लगता है कि जो आपको राजनीति की तरफ? देखिए इसमें पिताजी आपके पत्रकार रहे हैं। जी 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 इसमें क्या है कि 2017 की बात है और उस दौर में गैरसैंण मूवमेंट स्थायी राजधानी को लेकर एक शुरुआत हो गई थी। तो उस मूवमेंट को देखते हुए हमें लगा कि हमारे अपनी राज्य की राजधानी तो कहीं है नहीं और स्थायी राजधानी देहरादून में है। परमानेंट राजधानी हमारी गैरसैंण होनी चाहिए थी, जो हमारे शहीदों ने सपने देखे थे, जिन उम्मीदों को लेकर राज्य बना था कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। लेकिन जब ये आंदोलन को लेकर रुद्रप्रयाग में इस मूवमेंट को मैंने लीड किया और लगातार पूरे प्रदेश भर में हम लोग गए, तमाम लोगों से मिले, तो वहाँ से एक शुरुआत हो गई थी। हमें लगा अगर हमें अपने राज्य के लिए कुछ करना है तो एक रास्ता हमारे पास राजनीति का निकलता है जहाँ से हम कुछ बेहतर कर सकते हैं राज्य के लिए। तो गैरसैंण राजधानी का एक लंबा संघर्ष हमने किया और सरकार पर भी लगातार दबाव बनता रहा और यही वजह है कि सरकार को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना पड़ा। लेकिन हम उससे भी संतुष्ट आज नहीं हैं। हम तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखते हैं और इसी को लेकर हम लगातार जो आंदोलन जिस दिशा में हम जा रहे हैं, हमारी दिशा गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की ओर है। आगे हमारी कोशिश यही है कि जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर हम संघर्ष करें। तो इस फील्ड में आने का जो हमने देखा कि हमारी सरकार इतने समय से यहाँ पर है, हमें अपने राज्य में एक स्थायी राजधानी नहीं मिलती है, हमें अपने राज्य में मूल निवासियों के अपने अधिकार सुरक्षित नहीं होते हैं, यहाँ की ज़मीनों की खुली लूट का रास्ता सरकार खोलती है। तो हमें लगता है कि हम लोग जो यहाँ के युवा हैं, इस राज्य के हैं, इस माटी ने जितना भी हमको दिया है, हम अपनी माटी के लिए इतना तो करें, अपनी ज़मीनों को तो बचाएं। यहाँ के युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उनके लिए हम कुछ तो करें। तो एक अंदर से सोच पैदा हुई कि अपने राज्य के लिए हमें कुछ करना है। तो धीरे धीरे करके हम लोग गैरसैंण मूवमेंट के बाद फिर 2022 में रुद्रप्रयाग। आप जो है राजनीति की जो शुरुआत है, जब मुख्य धारा में आपने आने की सोची, यूकेडी से आप जुड़े। जी जी। और यूकेडी से आपने चुनाव भी लड़ा 2022 का विधानसभा। तो क्या आपको इमोशनल अटैचमेंट था कुछ यूकेडी से? क्योंकि बाद में तो आप यूकेडी से अलग भी हुए, इस्तीफा दिया, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उस समय जो है यूकेडी से जुड़ना कैसे हुआ? देखिए यूकेडी के प्रति एक हमारी भावना तो रही है, क्योंकि यूकेडी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। उसी से प्रभावित होकर यूकेडी की जो लीडरशिप रही, जिन्होंने राज्य बनाया है, उनसे हमने प्रेरणा लेकर हम यूकेडी पार्टी को ज्वाइन किया और इस पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात हमने काम किया। और 2022 में यूकेडी के टिकट पर रुद्रप्रयाग विधानसभा से चुनाव भी लड़ा और रुद्रप्रयाग की जनता ने करीब 5000 वोट भी हमें वहाँ पर दी। अच्छा सपोर्ट किया हमारी जनता ने वहाँ पर। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, ऐसे हालात पैदा हुए पार्टी के अंदर कि हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। और चलो पार्टी छोड़ने की बात बाद में, लेकिन अभी आपने कहा कि 5000 वोट मिले, जो एक ठीक है, लेकिन अगर वहाँ की जनता जो है, एक स्थानीय व्यक्ति जो बहुत ज़रूरी मुद्दे उठा रहा है, उसको निर्वाचित करने में क्यों हिचकी और उसे क्यों उतना सपोर्ट नहीं दिया? इसके पीछे जो मुख्य, जबकि वो ग्राउंड पर काम कर रहा था। बिल्कुल, इसमें जो सबसे बड़ी कमियां रहती हैं, यूकेडी के पास अपना संगठन बहुत मजबूत नहीं था। जो वहाँ पे टीम थी वो हमारी अपनी व्यक्तिगत टीम थी। अगर यूकेडी का संगठन मजबूत होता, गांव-गांव में हमारा कैडर होता, लोग होते, पार्टी कैडर यूकेडी का नाम मात्र का है, अगर वो कैडर होता हमारे गांव-गांव में तो कहीं ना कहीं मुझे मजबूती मिलती। दूसरा कारण, आजकल जो चुनाव है, चुनाव में आप देखिए कि पैसे का बहुत बड़ी भूमिका है। धन बल तो इम्पोर्टेंट हो गया। हमारे पास ना पैसा था, ना हमारे पास सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत था। हमारे सामने बहुत तरह की चुनौतियां थी, जो लोगों ने हमें जितना भी हो सकता है लोगों ने मदद की, उनके बलबूते हम चुनाव लड़ पाए। लोगों ने ही सपोर्ट किया और
जितना भी लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए तो हम बहुत आभारी हैं जनता के। लेकिन आज आप देखिए राजनीति का परिदृश्य पूरा बदल गया है। अब वैसी राजनीति नहीं रही कि लोगों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की, जनता के बीच कोई वैल्यू उस तरह से बन रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। आज आप देखिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास शराब बांटने के लिए तमाम तरह के उनके अपने हथकंडे हैं, तमाम तरह के प्रलोभन दे रहे हैं जो लोग, तो कहीं ना कहीं उससे भी हमारे मतदाता प्रभावित हो जाते हैं और इससे हमारी राजनीति पर असर पड़ता है। और दूसरा, राष्ट्रीय पार्टियों का अपना जनाधार तो रही है, गांव-गांव तक फैला हुआ है। एक वो भी बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से हम लोग चुनाव में रह गए। चुनाव के समय एक और बात ये हुई थी कि आपने कहा, एक खबर आती है और हम भी देखते हैं कि मोहित डिमरी चुनाव से ठीक पहले घायल होता है, उसके हाथ बंधे हुए रहते हैं। लेकिन प्रशासन जब खोज खबर करता है तो कहता है कि मोहित डिमरी ने खुद अपने पर हमला करवाया था इमोशनल अटैचमेंट के लिए, ताकि लोग उनसे जुड़े। क्या ये सही है? क्या मोहित डिमरी खुद अपने पर हमला करवा रहा था देखिए, ताकि लोगों का सपोर्ट मिल सके? देखिए राजनीति में क्या है कि जब दूसरी पार्टी को लगता है या हमारे प्रतिद्वंदियों को लगता है कि इसके प्रति जनता का अच्छा जनाधार बन रहा है, जनता के बीच अच्छी छवि बन रही है, किसी तरह से इस छवि को धूमिल किया जाए, इसे जनता का सपोर्ट न मिले, तो विरोधियों द्वारा इस तरह से कुचल भी किए जाते हैं। ये आम बात है। आप देखिए पूरे देश भर में क्या स्थितियाँ हैं। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वहाँ ईडी सीबीआई के छापे लगातार आप देख रहे होंगे। जहाँ जहाँ भी आप देखिए जिन लोगों ने सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई है उनको प्रताड़ित किया गया है। तो हमारे साथ भी यही हुआ। हम लगातार जन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन किसी को बात, विरोधियों को बात पच नहीं रही थी, तो इस तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए। लेकिन सत्ता पक्ष है, उनकी अपनी पुलिस है, उनका अपना प्रशासन है, तो उसके दबाव में ये सब चीज़ें हुई हैं। आज भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है जी। लगातार उसमें सुनवाई चल रही है। हमारे पास अपने सबूत हैं। हमने कहा अगर हमने हमला किया है खुद पे तो आप सबूत पेश कीजिए। आपके पास तो ऐसा कोई सबूत है नहीं कि हमने हमला करवाया। आपको आधार कोर्ट में पेश करने चाहिए। हमारे पास तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें हमारे पास डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि इन पर हमला हुआ है, इंजरी की रिपोर्ट है। तो हमारे पक्ष में तो पूरा कोर्ट के संज्ञान में मामला है। नहीं, अगर एक मोहित डिमरी जो राज्य में नाम है, अभी बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा है, मुख्य चेहरा है, अगर पुलिस प्रशासन के लिए उसको ये साबित करना इतना आसान है, तो एक आम इंसान के लिए क्या लगता है आपको? बहुत आसान है पहुंच पुलिस तक? वो न्याय की उम्मीद कर सकता है क्या ऐसे प्रशासन? देखिए, आप न्याय की उम्मीद, आप देखिए अंकिता भंडारी का मामला आपके सामने है। कितना दबाव जनता का सड़कों पर रहा। आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। वीआईपी खुलासे की बात कर रहे हैं। अंकिता के हत्यारों को फांसी के तख्ते पर लटकाने की बात होती है। लेकिन आज आप देखिए जो अपराधी हैं उनको संरक्षण दिया जाता है, और जो लोग सड़कों पर संघर्ष करते हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं न्याय किससे मिल रहा है। न्याय तो गरीबों के लिए, आम जनता के लिए तो है नहीं। जिनकी ऊंची पहुंच है उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। अगर वो कोई अपराध भी कर लेते हैं तो उनके लिए एक तरह से न्यायालय में छूटने के बहुत सारे उनके दरवाजे खुल जाते हैं। पुलिस भी उन पर आसानी से हाथ नहीं डालती है। ऐसे बहुत सारे मामले आपने भी देखे होंगे, लगातार हम देखते ही हैं। तो हमारा यही मानना है कि जब तक हमारा सिस्टम नहीं बदलेगा, कानून जो व्यवस्था है उसको हम मजबूत नहीं करेंगे, उस पर जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, उनका नियंत्रण नहीं होगा, तो ये घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं ये बढ़ती रहेंगी और आम लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि राजनीति में सत्ता तक पहुंचा जाए, अगर ये सब आप चेंज करना चाहते हैं, तो क्या मन में ख्याल नहीं आया कि ये क्षेत्रीय पार्टियां छोड़कर राष्ट्रीय पार्टियों का हाथ क्यों ना थामा जाए? वहाँ पर संभावना ज़्यादा है। नाम कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वहाँ पर संभावना ज़्यादा है। आपके जो है विधायक बनने की संभावना ज़्यादा है और चेंजेस लाने की संभावना ज़्यादा है। तो फिर उनका हाथ क्यों नहीं थामता है? रास्ता आसान है, हमें पता है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा कांग्रेस से
हमें ऑफ़र नहीं आते पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हम उन राष्ट्रीय पार्टियों में कैसे जा सकते हैं जिन्होंने इन 24 सालों में इस राज्य में लूट के सारे रास्ते खोले हों। तमाम तरह से आप देख रहे होंगे जो स्थितियां इस राज्य में आज पैदा हो गई हैं, जो हालात पैदा हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और फिर हम उन पार्टियों में जाकर उनकी विचारधारा को आगे पहुंचाएंगे तो हम अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ये एक तरह से अपने लोगों को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में क्षेत्रीय विचारधारा लोगों के अंदर विकसित हो, लोग क्षेत्रीय भावनाओं से जुड़े, वो अपने पहाड़ की अस्मिता को समझें, यहाँ की जो अपनी उनकी सांस्कृतिक पहचान जो खतरे में है उसको लोग समझें, उसको बचाने के लोग आगे आएँ। तो हमारी सोच स्पष्ट है, हमारी सोच कभी राष्ट्रीय पार्टियों से मेल खाने वाली कभी रही नहीं। यही वजह हम कभी भी राष्ट्रीय पार्टियों में नहीं गए। यूकेडी में जाने के पीछे मकसद यही था कि हम कुछ बदलाव लाएं अपने उत्तराखंड में, लेकिन जैसा मैंने बताया बहुत सारे कारण होते हैं कि हमें और भी रास्ते अपनाने पड़ते हैं। लेकिन आने वाले समय में भी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में जाने का हमारा कोई विचार नहीं है, कोई मन नहीं है। क्षेत्रीयता को हम आगे आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्रीय विचार को ही जनता के बीच ले जाएंगे। चलो यहीं से एक बात निकलती है, आपने कहा है कि जब पार्टी के ही कुछ पदाधिकारियों द्वारा मूल निवास और भू कानून जन आंदोलन के खिलाफ साजिश हो रही है और उसे पार्टी अध्यक्ष द्वारा समर्थन प्राप्त होता है, तब फैसला लेना ज़रूरी हो गया और आप इस्तीफ़ा दे देते हैं। ऐसा क्या हो जाता है 2022 में मोहित डिमरी यूकेडी से चुनाव लड़ता है विधानसभा का और 2 साल बाद ही इस्तीफा दे देता है? देखिए 2022 कौन था कि जो आपको लग रहा है कि आपका जो ये आंदोलन था हाईजैक कर रहा था? क्योंकि आप इसमें कह रहे हैं कि अध्यक्ष द्वारा समर्थन प्राप्त है, ये आपका ही बयान है जब आपने इस्तीफा दिया था। इसमें क्या हुआ कि हम लोग पार्टी के अंदर रहकर भी मूल निवास भू कानून की बात कर रहे थे और पार्टी के अंदर ही हम ये बात कह रहे थे। पार्टी फोरम में रखकर हमने कई बार कहा कि हमको इन मुद्दों पे सड़कों पे लड़ना होगा मुखरता के साथ, क्योंकि यूकेडी मुखरता से लड़ नहीं रही थी, जबकि यूकेडी का मुद्दा तो यही रहता है। हाँ, हमने कहा अगर आप नहीं लड़ोगे, संघर्ष नहीं करोगे सड़कों पर, तो जनता कैसा आप पर विश्वास करेगी। और पार्टी में कुछ नए पदाधिकारी आते हैं, वो हमारे बारे में बहुत ऐसी बातें कह देते हैं कि ये लोग कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनको फंडिंग किस तरह से मिल रही है, इस तरह के बहुत सारे आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं और हमारे अध्यक्ष जी उस पर मौन रहते हैं। फिर हमें अपना फैसला लेना होता है। पूर्ण कठहल जी, अध्यक्ष जी से हमने कहा, फ़ोन भी किया उनको, हम अध्यक्ष जी अगर उस पर हस्तक्षेप करते और जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह से बातें कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो हम पार्टी में बने रहते, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और अध्यक्ष जी की भी मौन स्वीकृति रहती है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर रहकर हम लोगों के मुद्दों को, अपनी जनता के सवालों को नहीं उठा पाएंगे। जो हम संघर्ष भी कर रहे हैं, कहीं ये संघर्ष रंग लाने से पहले ही खत्म ना हो जाए, इसलिए हमें बाहर निकल कर पार्टी से और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आना पड़ेगा। आप अगर इस बीच रहे, यूकेडी में रहे, तो क्या ऐसी वजह है कि यूकेडी जो है बहुत मुखरता से जो है राज्य में अपना जनाधार ना बढ़ा पा रही है? वो एक बीच में लटकी हुई सी पार्टी हो गई है, ना वो खत्म है ना वो पूर्ण रूप से जीवित है। जी, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए इसके पीछे स्पष्ट वजह क्या है कि क्या युवाओं को उतना मौका नहीं मिल रहा है वहाँ? युवाओं, कुछ लोग जो पद पर है वो हमेशा बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल, युवाओं की बहुत ज़्यादा अनदेखी पार्टी में होती रही है और कोई युवा, कोई नया व्यक्ति पार्टी में कुछ करने की सोचता भी तो उसको कुछ काम नहीं करने दिया जाता है। यहाँ पर जो एक लॉबी है, शीर्ष नेतृत्व है, वो उसकी पार्टी के अंदर आज भी पूरी मनमानी चलती है। जैसा शीर्ष नेतृत्व चाहेगा वैसा पार्टी में होता है। इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं ये भी पार्टी में सभी लोग जानते हैं। किस तरह से मुद्दों को ख़त्म किया जाता है, किस तरह से जो जनता के सवाल हैं उनको नहीं उठाने के लिए पार्टी के अंदर ही चीज़ें ऐसी होती हैं, ये सब जग जाहिर है। और यही वजह है कि पार्टी में जो लोग आते हैं वो धीरे धीरे करके बाहर का रास्ता वो पार्टी से निकलना शुरू कर लेते हैं। तो ये जो
शीर्ष नेतृत्व की नाकामी रही है, जो कमियां रही हैं, इसी वजह से आज जो क्षेत्रीय पार्टी है वो पतन की ओर है। उसका जनाधार नहीं बढ़ पा रहा है। जनाधार बढ़ाने के लिए आपको जनता के बीच तो जाना ही होगा, संघर्ष करना ही होगा। आप उस तरह से नहीं करोगे तो जनता भी आप पे भरोसा नहीं करेगी। ये ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं जिस वजह से पार्टी के अंदर लगातार जो जनाधार है वो बढ़ने के बजाय और कम हुआ है। क्या कभी दोबारा लगता है कि यूकेडी की तरफ जाएंगे? अगर वहाँ पर अच्छा नेतृत्व मिलता है, आपको संगठन मिलता है काम करने की, वो फ्रीडम मिलती है, तो क्या कभी दोबारा यूकेडी के रास्ते खुले हैं? बिल्कुल, ऐसा कोई रास्ते बंद है नहीं। हमारी विचारधारा क्षेत्रीयता की है और यूकेडी के अंदर भविष्य में ऐसे बदलाव होते हैं, जनता का विश्वास पार्टी जीतती है और लोगों को लगता है कि यूकेडी अब बेहतर कर रही है उत्तराखंड के लिए, सोचा जा सकता है उसके बाद। लेकिन अभी के जो हालात हैं पार्टी के अंदर, अभी वो भरोसा नहीं है। क्योंकि एक दिन मैं अभी इस समय जब राजनीति जो है बहुत गली गली में भी अगर ऑफिस खुले हुए हैं पार्टियों के, तो वहाँ पर भी बहुत चहलकदमी होती है। लेकिन आपके यूकेडी के ऑफिस में जब मैं गया तो वहाँ कोई बात करने के लिए भी नहीं मिलता है, इतना सन्नाटा रहता है। भाई इसके पीछे रीजन यही है कि पार्टी ने अपना जनाधार नहीं बनाया है, विश्वसनीयता जनता के बीच नहीं बनाई है। अगर भरोसा जीतती पार्टी तो आज कहीं ना कहीं चहलकदमी होती, रौनक होती पार्टी दफ्तर में। लोग आते हैं, कुछ समय बिताते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो ये पूरी पार्टी तो चली आ रही पार्टी के अंदर। इसके बाद जो है आप जो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति से जुड़ते हैं, अब मूल निवास पर बात करते हैं। पहले तो जो है आसान शब्दों में उन लोगों को ये समझाइए कि मूल निवास है क्या, जिस पर आप लगातार आवाज़ उठा रहे, कह रहे कि हमको मूल निवास 1950 चाहिए। इसी समय जो है दो एक राज्य और बने थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो जब उत्तराखंड बना था, उन्होंने जो है मूल निवास 1950 रखा, लेकिन हमने जो है एक 85 की बात करी, 1985, और एक स्थायी निवास का जैसा कुछ ला दिया। क्या है ये, इनमें भिन्नता क्या है स्थायी निवास और मूल निवास में? और मूल निवास 1950 क्यों चाहिए? देखिए, मूल निवास 1950 की व्यवस्था तो पूरे देश भर में, हर एक राज्य में ये व्यवस्था है, उत्तराखंड को छोड़कर। हाँ, मूल निवास 1950 को लेकर राष्ट्रपति ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है। जो भी व्यक्ति 1950 में जिस भी राज्य में का निवासी है वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। और इसी आधार पर चाहे आरक्षण का लाभ लेना हो, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, इस आधार पे उस राज्य की जो व्यक्तियों को योजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा। लेकिन होता क्या, जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बनता है तो अंतरिम सरकार यहाँ पर बनती है जी। तो अंतरिम सरकार में मूल निवास के साथ साथ एक यहाँ पे स्थायी निवास की भी व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। और धीरे धीरे करके 2012 में जब विजय बहुगुणा गवर्नमेंट यहाँ पे बनती है तो मूल निवास को ही खत्म कर दिया जाता है। और इसके खिलाफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में सरकार को अपनी याचिका दाखिल करनी थी, लेकिन सरकार उस पर न जाकर इसी व्यवस्था को यहाँ पर रखती है स्थायी निवास की। 2010 में हाई कोर्ट ये आदेश भी देता है कि 1950 को, 2010 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1950 के आधार पर ही यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र बनने चाहिए। वो डबल बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दिया, उसके बाद कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब 2012 में तो सिंगल बेंच का फैसला आता है कि मूल निवास की व्यवस्था नहीं है, स्थायी निवास की व्यवस्था इस राज्य में होगी। और वो इस फैसले के खिलाफ 2000 से ही जो इस राज्य की सीमाओं में रह रहा है उसे माना जाए। उसमें होता गया कि इस सरकार को, तत्कालीन गवर्नमेंट को डबल बेंच में जाना चाहिए था इस फैसले के खिलाफ कि फैसला राज्यवासियों के हित में नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं जाती है डबल बेंच में और वहाँ से मान लिया जाता है कि जो भी व्यक्ति इस राज्य में 15 साल से रह रहा है वो यहाँ का स्थायी निवासी माना जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस राज्य में मूल निवास और स्थायी निवासियों में, मूल निवासियों और स्थायी निवासियों में अंतर क्या है सरकार को बताना चाहिए। मूल निवास की परिभाषा सरकार को तय करनी चाहिए। यहाँ पर
जो लोग इतने सालों से, सदियों से इस राज्य में रह रहे हैं, और जो लोग 15 साल पहले आए हैं, उन्हें बराबरी का लाभ क्यों दिया जा रहा है? सरकारी योजनाओं में, आरक्षण में, तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलती हैं, 15 साल पहले आने वाले व्यक्ति को भी वही लाभ दिए जा रहे हैं, और जो सदियों से यहाँ इस पहाड़ में रह रहे हैं उनको भी वही लाभ दिए जा रहे हैं। आखिर सरकार यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात क्यों नहीं कर रही है? हम तो सरकार से कह रहे हैं कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें नौकरियों में, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे सरकारी योजनाएं हो, इसमें 90% हिस्सेदारी यहाँ के मूल निवासियों को मिलनी चाहिए। और मूल निवासियों का सरकार को सर्वेक्षण भी करना चाहिए, ये पता होना चाहिए यहाँ के लोगों को कि अब इस राज्य में कितने मूल निवासी हैं और कितने गैर मूल निवासी हैं। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और आप तो देखिए कि क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बनाए हैं। तो बहुत और कठिन तो है नहीं फर्जी प्रमाण पत्र बनवाना, बहुत आसान है। आपकी सेटिंग होनी चाहिए, आपके अधिकारियों के बीच सेटिंग होनी चाहिए। आप फर्जी पानी का बिल बना दीजिए, फर्जी आप बिजली का बिल बना दीजिए, बैंक पासबुक से लेकर तमाम दस्तावेज आप फर्जी तरीके से बना सकते हैं और बन भी रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हैं और कई लोगों ने फर्जी अपने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पे नौकरियाँ भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो ये अधिकार है जो यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए थे, चाहे नौकरियाँ हो चाहे अन्य रिसोर्सेज हो, उस पर डाका डाला जा रहा है। जो यहाँ के मूल निवासी, जो यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं, उनको मिलना चाहिए था वो हक, उस पर तो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाला व्यक्ति अपना हक जमा रहा है। तो हमारा विरोध इसको लेकर है। हम चाहते हैं कि पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों को हर तरह के संसाधनों में मिलना चाहिए। इसीलिए हम मूल निवास को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं 1985 से कट ऑफ डेट होनी चाहिए और इस आधार पर समूह गाँव की नौकरियों में मूल निवासियों को ही पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। और स्थायी निवास को खत्म किया जाए। स्थायी निवास की व्यवस्था तो एक तरह से निवास की व्यवस्था हो सकती है। निवास की व्यवस्था, निवास प्रमाण पत्र दिए जा सकते हैं। कोई बाहर के लोग हैं, आए हैं राज्य में, हाँ, वो किस समय आ रहे हैं राज्य में, हाँ, कब से वो रह रहे हैं, कब से उनको निवास प्रमाण पत्र की सुविधा मिल सकती है। और हमने कहा ना कि 90% भागीदारी मूल निवासियों की हो, बाकी 10% जो और लोग भी इस राज्य में आए हैं उनको भी उसकी हिस्सेदारी मिले, लेकिन पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों को मिले, ये हम मांग कर रहे हैं। मूल निवास से अब भू कानून, जी, जब मूल निवास की बात कर रहे हैं, मूल निवास 90-50 मिले ताकि यहाँ के लोगों के जो है वो अधिकार सुरक्षित हो सके। जो इस राज्य के आधिकारिक बाशिंदे हैं जो पहले से रहते आए हैं, जी जी, उनको जो है योजनाओं का लाभ ज़्यादा मिले, उनका हक भी पहला है। अब एक भू कानून की लड़ाई है जो आप लोग लड़ रहे हैं, या उत्तराखंड राज्य में आजकल खूब ज़ोर से मांग है। और उसमें मांग ये भी है कि भू कानून हमें चाहिए हिमाचल जैसा भू कानून, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी है वो कह रहे हैं कि हम सख्त भू कानून लागू है। और भू कानून के पीछे की कहानी ये है कि स्टार्ट से ही शुरू हो गया था जब राज्य बना, 500 वर्ग मीटर, फिर 250 वर्ग मीटर। क्या है, क्या भिन्नता देखते हैं आप इस भू कानून में जो आप मांग कर रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि हम लागू कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो हम ये चाहते हैं, एक तो हमारा हिमालयी राज्य है, इसकी अपनी संवेदनशीलता है और एकमात्र हिमालयी राज्य उत्तराखंड में ही जमीनों का कानून लचर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप पूर्वोत्तर के राज्य देख लीजिए, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल देख लीजिए जी, कोई भी ऐसा राज्य, हिमालय राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर ज़मीनों को बचाने के लिए कड़े कानून न बनाए गए हों। कहीं पर आर्टिकल 371 के जरिए ज़मीनों को बचाया जा रहा है, कहीं पर शेड्यूल 5 के जरिए, शेड्यूल 6 के जरिए ज़मीनों को बचाया जा रहा है। वहाँ के राज्य के लोगों ने अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने वहाँ की सरकारों ने बहुत कुछ किया है। हिमाचल में ही देख लीजिए आप, आज वहाँ भी कृषि भूमि पर जो रोक लगी है, तो वहाँ की सरकारों के जो कड़े फैसले रहे हैं उस वजह से आज वहाँ कृषि भूमि बची हुई है। गैर कृषकों से खरीद नहीं सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में आप चले जाइए, तो जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, जिन राज्यों में, वहाँ देखिए
आप नागालैंड देख लीजिए, आप सिक्किम देख लीजिए, आप मिजोरम देख लीजिए, और भी जो राज्य हैं वहाँ पर ज़मीनों को बचाने के लिए आर्टिकल 371 का भी प्रावधान किया गया है, विशेष तौर पर, ताकि वहाँ की ज़मीनें बाहर के लोग न खरीद सकें। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे भी कारण बहुत सारे हैं जो समझ में आते हैं, क्योंकि सभी जगह प्रतिबंध है। एकमात्र हिमालय राज्य उत्तराखंड है जहाँ प्रतिबंध नहीं है, जहाँ जानबूझ की छूट दी गई है, ताकि जो पूंजीपति लोग हैं, जो भूमाफिया हैं, तैयार हो सके। इसलिए यहाँ कानून को कमज़ोर किया गया है। और राज्यों में जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ कड़े कानून हैं, तो यहाँ पर कानून को कमज़ोर करना आसान दिखाई दिया, तो यहाँ कानून कमज़ोर किए गए। और जो भूमि कानून का ड्राफ्ट बनकर आया 2018 में, जिसमें संशोधन किए गए पुराने कानून में, वो ड्राफ्ट तो दिल्ली से बन के यहाँ पर आया। यहाँ की सरकारों को पता भी नहीं था कि किस तरह का ड्राफ्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि जो ये भूमि कानून में संशोधन हुए 2018 में, यहाँ पर स्थिति ये होगी कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है। उस पर कहीं भी कोई ऐसी बंदिश नहीं है, कहीं भी कोई ऐसी रोक टोक नहीं है कि आपको इस सीमा तक जमीन खरीदनी है जी। उद्योग के नाम पे पहले उस पे एनडी तिवारी जी ने जब मुख्यमंत्री थे उस समय 500 वर्ग मीटर था जी। फिर बीसी खंडूरी जी ने उसको और सख्त किया 250, और 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे और ये लिमिट ही ख़त्म कर दी गई जी। उसी की आप बात कर रहे हैं जी। 2018 में क्या होता है, भूमि कानूनों में बहुत सारे संशोधन होते हैं। उन संशोधनों में एक संशोधन ये होता है, जो हमारी कृषि भूमि है, इसका लैंड यूज़ करने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं करना पड़ेगा। लैंड यूज़ अगर उसका उद्योग, अगर आपने उद्योग के नाम पे ज़मीन लेनी है तो उसका लैंड यूज़ के लिए अलग से कोई भी सरकारी प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। दूसरा कि जितनी चाहे आप, पहले 12.5 एकड़ तक आप ज़मीन खरीद सकते थे उद्योग के नाम पे, इसको ख़त्म करते हुए सरकार ने क्या किया कि अब आप इससे ऊपर जितना चाहे आप ज़मीन खरीद सकते हैं। और आप देखिए कि पूरे राज्य भर में इसके नाम पे जो लूट मची, लोगों ने, बाहर से आने वाले लोगों ने सैकड़ों नाली यहाँ पे ज़मीनें खरीदी और कुछ समय बाद वहाँ पर प्लॉटिंग का काम भी शुरू कर दिया। आज ऐसी कई ज़मीनें हैं जो खरीदी गई उद्योग के नाम पे, आज वहाँ पे चल रहा है प्लॉटिंग काम। भूमाफिया वहाँ पर अपना ज़मीन बेचने का काम कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में जो है राज्य में लगभग कृषि भूमि 17% घट गई है जी, जो 2012 से अगर हम 24 की बात करें। और राज्य गठन के समय 7.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर उपज होती थी, लेकिन 2020 में 6.68 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही उपज हो पा रही है। जो ये 1.122 लाख घटा है, ये शहरी क्षेत्र ज़्यादा है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों का लगभग 14.25 लाख परिवार जो है उनका मुख्य आजीविका कृषि है जी, ये मानते हैं। तो ये घट रही है, जो इस पर क्या यही भू माफियाओं का ही डाका डल रहा है? देखिए, कृषि भूमि घटने के पीछे रीजन क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा। उद्योगों के नाम पे कृषि भूमि खरीदी जा रही है, बड़े पैमाने पे खरीदी जा रही है। और जो डेटा हमारे पास आ भी रहा है, बताया जाता है कि हर वर्ष 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि खत्म हो रही है। ऐसा हमारे पास आंकड़े आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, भूमि बंदोबस्त जो होना था 1964 के बाद, वो अभी तक नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब भूमि बंदोबस्त हुआ यहाँ पर 1960-64 के बीच हुआ, उसके बाद से अभी तक कोई भी यहाँ पर भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ। अगर भूमि बंदोबस्त होता तो हमें पता होता हमारे पास कितनी कृषि भूमि है, हमें पता होता सरकारी भूमि कितनी है, कितनी बंजर हो चुकी हमारी भूमि है, और अन्य तरह की भूमि कितनी हमारे पास अभी इस राज्य में है। भूमि बंदोबस्त न होने से हमारे पास स्पष्ट आंकड़े तक नहीं है कि वास्तव में ज़मीन पर हमारी कितनी कृषि भूमि बची हुई है। तो हम सरकार से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि आप भूमि बंदोबस्त कीजिए और कृषि भूमि जो लगातार घट रही है उसको बढ़ाइए। भूमि बंदोबस्त पर तो अभी कोई भविष्य में भी कुछ होने की संभावनाएं दिख नहीं रही है सरकार में। जी, क्या लगता है आपको?
क्यों सरकार इससे बच रही है? क्या सरकार चाहती नहीं है या सरकार चला नहीं पा रही है राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार जनता के बीच स्पष्ट स्थिति नहीं रखना चाहती कि वास्तव में जमीनें कितनी हमारे पास हैं। सरकार का काम जमीनों को बेचने का है, जो हम देख पा रहे हैं, न कि यहाँ की जमीनों को सुरक्षित करने का। हम औद्योगिकरण की बात कर रहे थे आप, जैसे खरीद फरोख्त हो रही है भूमि की। आपको नहीं लगता है कि अगर औद्योगिकीकरण जो है, इंडस्ट्रीज, भू कानून अगर सख्त लागू होता है तो इस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इनडायरेक्टली वो रोजगार पर प्रभावित करेगा? बिल्कुल, देखिए, आप इस बात को हमें समझना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सरकार में इन्वेस्टर समिट होता है जी, और कहा जाता है कि यहाँ पर 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। इसी तरह का इन्वेस्टमेंट समिट धामी सरकार में भी होता है जी। और कहा जाता है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। हमने सरकार से कहा है, आप हमें बताइए कि कितना इन्वेस्टमेंट इस राज्य में हुआ है, कितने उद्योग लगे हैं, कितने स्कूल खुले हैं, कितने हॉस्पिटल खुले हैं, कितने पर्यटक हब बने हैं और कितना इनसे रोजगार मिल रहा है। आप उत्तराखंड के लोगों को बताइए श्वेत पत्र जारी कर कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतना आया है, इतना लोगों को रोजगार मिला है और आर्थिक रूप से हमारी स्थिति इतनी मजबूत हुई है। हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे हो क्या रहा है इस राज्य में। सिर्फ जमीनों को खरीदने की लूट मची हुई है और इन्वेस्टमेंट हो भी क्या रहा है, रिजॉर्ट के नाम पे होटल इंडस्ट्री खोली जा रही है और वहाँ पर जो हमारा काश्तकार, जो किसान जिसने वो जमीन दी है होटल बनाने के, रिजॉर्ट बनाने के लिए, वो चौकीदार नौकर बन कर रह गया है। वो तो भूमिहीन होता जा रहा है। इस बात की हमें चिंता है। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उद्योग आने चाहिए, इससे रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की नीति भी तो स्पष्ट होनी चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उद्योगों के नाम पे हम अपने किसान भाइयों को, अपने काश्तकारों को भूमिहीन कर दे रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं करते आपकी जमीन भी हमारे काश्तकार के पास रहे और लीज की व्यवस्था सरकार शुरू करे। उद्योग के नाम पे लीज पे जमीन दी जा सकती है और उस उद्योग में जो मुनाफा होगा उसमें उस काश्तकार की हिस्सेदारी हो सकती है। इस पर सरकार क्यों कदम नहीं बढ़ाती है? हमारी जो लड़ाई है, हम बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे लोग अपने राज्य में भूमिहीन होकर रह जाएं और जो यहाँ पे रिजॉर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, या अन्य तरह की इंडस्ट्री बन रही है, वहाँ वो नौकर और चौकीदार बन के रह जाएं। तो क्या इसमें आपको नहीं लगता है कि लोगों की जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन तो मालिक बेच रहा है? बिल्कुल, लोग अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और कई बार होता क्या है कि घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं और कई बार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटियों की शादी के लिए मजबूरी में ज़मीन बेचना भी पड़ता है। सरकार की नीतियाँ ही ऐसी हो गई हैं कि लोग आज अपने पहाड़ को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की ओर आने के लिए मजबूर है। सरकार चाहती तो गाँव में ही लोगों को रोजगार देती, जो जिस ज़मीन पर जो लोग हैं वहाँ पे रोजगार के साधन विकसित करती, ताकि उनकी आजीविका भी चलती और उनको ज़मीन बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो सरकार को ये अपनी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हमारे लोगों का लाभ हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम अपने लोगों को तमाम तरह से रोजगार से जोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां तो सरकार की हैं। इस पर एक नागालैंड का मुझे याद आ रहा है। नागालैंड के भू कानून में ये है कि अगर कोई अपनी भूमि बेचना भी चाहता है तो उसे अपने पास 3 एकड़ भूमि रखना ज़रूरी है, ताकि वो कभी भूमिहीन ना हो। बिल्कुल। क्या ऐसी मांग आप लोग भी अपने भू कानून में करते हैं सरकार से? ये हमारी मांग है, क्योंकि मेरी वो लाइबिलिटीज़ है, मेरे वो एसेट्स है। अगर मैं भूमि मेरी है, मेरे को अगर किसी बुरे दौर में वो बेचकर कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं करूँगा वो, इसके लिए चाहिए। लेकिन एक मिनिमम जो अपने पास होना चाहिए जिससे भूमिहीन ना हो, क्या ऐसी मांग कुछ है भू कानून में आपकी? बिल्कुल, ये हमारी मांग यही है। पहले तो किसी भी तरह से कृषि भूमि न बेची जाए। कृषि भूमि जिसके पास जितनी भी है, पहले तो सरकार उस कृषि भूमि को बढ़ाए, लेकिन जो भी है, जितनी भी कृषि भूमि हमारे लोगों के पास है, उस पर उसको बिल्कुल भी न बेचा जाए।
उद्योगों के नाम पर जो चल रहा है खेल, वो रुकना चाहिए। हमारी ये मांग सरकार से है। हमारे लोग भूमिहीन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे लोगों के पास इतनी ज़मीन तो रहे जिससे वो आने वाले समय में वहाँ पे काश्तकारी भी कर सके, अपने बागवानी कर सके या अन्य तरह से उस ज़मीन का उपयोग कर सके। हमारी ये डिमांड है कि बिल्कुल भी भूमिहीन नहीं होना चाहिए तो हमारे। कुछ बिंदु जो आपके स्पेसिफिक है भू कानून में, जो आपकी मांग है, उनको वो बता सकते हैं कि अगर भू कानून आता है तो उसमें ये प्रमुखता से ये बिंदु होने ज़रूरी है? देखिए, हमारे मुख्य मांग तो इसमें यही है कि क्योंकि हमारे जो रिपोर्ट है भू कानून की वो सुभाष कुमार जी के नेतृत्व में राधा रतोड़ी के पास है। 80 पेज की रिपोर्ट कह रही है सरकार जी, उस पर। सुभाष कुमार जी ने रिपोर्ट दे दी है सरकार को, और हमने सरकार से कहा है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए, पब्लिक डोमेन में इस रिपोर्ट को लाइए, ताकि जनता भी देखे कि किस तरह का कानून सरकार बनाने जा रही है। क्या वास्तव में ये जनता के पक्ष का कानून बन रहा है या भूमाफिया के पक्ष का कानून बन रहा है? इसकी जन समीक्षा होनी चाहिए, जनता के बीच ये कानून पहुंचना चाहिए, इसका ड्राफ्ट पहुंचना चाहिए जी। ये हमारी सरकार से मांग है। और हमारी सोच है कि हम ये चाहते हैं कि जो इस राज्य में 30 सालों से रह रहा है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, उसी व्यक्ति को 200 वर्ग मीटर जमीन अपने आवास के लिए मिलनी चाहिए, परिवार में एक व्यक्ति को। ये हमारी इसमें मुख्य मांग है। और दूसरी, हम चाहते हैं कि भूमि बंदोबस्त हो। तीसरा, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी मलिन बस्तियाँ हैं उनको ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। एक और हमारी मांग है कि उद्योगों के नाम पर हमारे कोई भी काश्तकार भूमिहीन नहीं होने चाहिए। सरकार लीज की व्यवस्था पर ज़मीन, कोई भी हमारे उद्योगपति हो चाहे कारोबारी हो, उनको लीज पर ज़मीन दी जाए, ताकि हमारे काश्तकार भी के पास भी अपनी ज़मीन रहे और उससे उसका भी रोज़गार चले जो उद्योग वहाँ पे लग रहा है। इस तरह की हमारे मुख्य मांग इसमें शामिल है। और हम जल्द से जल्द 9 नवंबर तक हमारी कोशिश है कि जो हमने एक ड्राफ्ट हमारी टीम तैयार करती है उसको भी हम सार्वजनिक करेंगे कि हम किस तरह के कानून चाहते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जैसे कानून बने हैं, चाहे हिमाचल की बात हो और भी राज्यों में किस तरह से ज़मीनों को बचाए गए हैं, उसकी हमारी टीम पूरी स्टडी कर रही है। उसमें कानून वेता हैं, हमारे और भी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने काम किया इस फील्ड में, उस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो उसको 9 नवंबर तक बात आ गई है। पहले चाय ले लो। आपने कहा कि आप जो ये ड्राफ्ट है जी, वो पब्लिक के लिए भी उपलब्ध होगा जी, और सरकार को भी आप भेजेंगे कि हम ये मांग कर रहे हैं। जिक्र 9 नवंबर का निकला है और सरकार कह रही है कि 9 नवंबर को हम लोग यूसीसी लागू करेंगे। अब देखिए, सरकार का दोहरा चरित्र देखिए आप। सरकार कह रही है यूसीसी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने कहा मूल निवास, सरकार सुन रही यूसीसी। जनता ने यूसीसी कभी मांगा ही नहीं। और यूसीसी में सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है कि जो लोग 1 साल से इस राज्य में रह रहे हैं, उनको स्थायी निवासी माना जाएगा। यानी कि जो पहले तो आपका जो ये कानून बना हुआ है कि 15 साल से जो लोग इस राज्य में हैं वो स्थायी निवासी माने जाएंगे। अब यूसीसी में आपने क्या प्रावधान कर दिया है, जो 1 साल जिसको इस राज्य में हो गया है वो स्थायी निवासी माना जाएगा। आपने तो 15 साल वाले जो आपने शासनादेश जारी किया है उसकी भी धज्जियां उड़ा दी हैं। अब तो आप कह रहे हैं कि 1 साल में ही यहाँ का स्थायी निवासी माना जाएगा। तो सरकार का बहुत बड़ा दोहरा चरित्र है और ये सोची समझी साजिश है जो हमारा पर्वतीय राज्य है इसकी अस्मिता को खत्म करने का, इसकी डेमोग्राफी को बदलने का, ताकि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ रहें, इसकी डेमोग्राफी बदले और आने वाले समय में पर्वतीय राज्य खत्म हो। तो ये साजिश हमें लगती है सरकार की बहुत बड़ी। सरकार तो खुद भी कहती है कि हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, लेकिन वो किसी और परिदृश्य में। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। और आप देखिए, सरकार ने कहा कि डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन सरकार ने कभी बताया कि डेमोग्राफी बदलने वाले लोग कौन हैं? आपने इतनी बस्तियां इस राज्य में बसा दी हैं, हजारों लाखों वोट बैंक आपका वहाँ से तैयार हो रहा है, तो क्या वो डेमोग्राफी नहीं बदल रही है? अन्य प्रदेशों से इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं इस राज्य में, हमारे रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, तो आप बताइए ना जनता को कि इतने लोग यहाँ इस राज्य में आ गए इसलिए हमारी डेमोग्राफी बदल रही है। क्यों सरकार इस पर कुछ नहीं कहती? क्योंकि उनको वोट मिल रहा है। सरकार क्यों कहेगी? नहीं, सरकार इस पर कहती है, तो शायद आपको पता भी है। बीते दिनों उधम सिंह नगर में बंगाली समुदाय के लोग जो है वो एससी का दर्जा मांग रहे थे और राज्य में बंगाली भाषा को पढ़ाने की बात कर रहे हैं।
और दूसरी ओर जहाँ हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को आज तक राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं है, और इन समुदाय का जो है वो प्रतिनिधित्व हमारे कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं। जी मुख्यमंत्री तक उनकी पहुंच होती है, वो मिलते हैं, समय मिलता है। जी। तो क्या ये सरकार हमारे हकों पर डाका नहीं डाल रही है कि कोई बाहर का समुदाय आके कह रहा है कि हमें राज्य का जो है आधिकारिक एससी का दर्जा दिया जाए, इस प्रकार की हमको सुविधाएं दी जाए? क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट है, हमने कई बार कहा भी है कि बंगाली समुदाय के लोग हमारे राज्य में आकर कहते हैं कि हमारी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल कीजिए। जी। लेकिन जब इस राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात नहीं होती है तो दुख होता है। ये राज्य तो पर्वतीय राज्य है, यहाँ की अपनी बोली भाषा है, उनको आप बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको संरक्षित करने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, और आप बंगाली भाषा को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। इसे हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम सरकार से यही तो कह रहे हैं। अब बंगाली समाज के लोग कह रहे हैं कि हमें एससी का दर्जा यहाँ मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि यहाँ के जो एससी समुदाय के लोग हैं उनके हकों पर डाका पड़ेगा, जो उनको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है अपने राज्य में, और फिर आप बंगाली समुदाय के लोगों को देंगे तो हमारे यहाँ का एससी समाज कहाँ जाएगा? अगर बंगालियों को लाभ चाहिए एससी का तो वो अपने मूल राज्य बंगाल में वहाँ ले सकते हैं लाभ, उन्हें कौन मना कर रहा है? लेकिन आप यहाँ आकर इस तरह से कहेंगे कि हमें एससी का लाभ भी चाहिए, हमारी भाषाओं को आप पाठ्यक्रम में भी शामिल कीजिए, और जब हम देखते हैं कि हमारे राज्य में हमारी भाषाओं को महत्व नहीं मिलता है, हमारे मूल निवासियों के अधिकारों की बात नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार हमारी तो है नहीं है। ये सरकार हमारे तो किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रही कि हमारे लोगों के लिए काम कर रही हो। तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है मन के अंदर कि आखिर ये चल क्या रहा है इस राज्य में, जिनको हम विधायक मंत्री बना रहे हैं यहाँ के लोग, उनके हितों की तो बात कहीं होती दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें दोष किसी और का तो नहीं है? इन प्रतिनिधियों को, इन विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री नहीं कहूँगा, हम लोग विधायक चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री तो आज तक दिल्ली से ही आ रहे हैं 24 सालों में, कोई मुख्यमंत्री यहाँ से तो शायद बना नहीं जी। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप सही कह सकते हैं इस पर। नहीं जी, बिल्कुल। आप देखिए, रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, क्योंकि हमारे 24 सालों में अगर कोई मुख्यमंत्री देखे तो हर दूसरे दिन वो दिल्ली में ही रहते हैं। देखिए यही स्थिति है। देखिए समस्या क्या है, ये रिमोट कंट्रोल जब तक दिल्ली के हाथों में रहेगा, हमारा उत्तराखंड सही दिशा में आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। वहाँ से रिमोट कंट्रोल चाय भी लीजिए आप देखिए कि रिमोट कंट्रोल का बटन दिल्ली में है, वो कब बटन चेंज कर ले, मुख्यमंत्री बदल दें, तो यहाँ हर बार ही हुआ है। आप देखिए कितने मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, अभी भी सुखबुआहट है कि फिर से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। इस राज्य में मुख्यमंत्री ही बनने के लिए ये राज्य बना है। कई बार ही लगता है कि भाई मुख्यमंत्री बनाओ, इस राज्य को लूटो, इस अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें इस राज्य में। इन 24 सालों में मुख्यमंत्री के अलावा गुणी बांदर भी बड़े हैं। इस राज्य में बंदर, सुअर और मुख्यमंत्री अलावा कुछ और पैदा हुआ भी नहीं, हमें तो ये लगता है कि। और तो इसमें दोष भी तो हम ही लोगों का है, हम ही लोग तो वोट देते हैं, वही जनता आपको चुनती है जी। तो हम सारा दोष तो सरकार पर नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हमारे पास मौका आता है तो हम लोग वही बटन दबाते हैं। निसंदेह इस पर जनता को भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए, और जनता को भी सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को चुनकर भेज रहे हैं। हम जब देखते हैं, जब चुनाव होते हैं तो जनता लोकल कैंडिडेट कहीं देखती है, उन्हें पता भी नहीं होता कई बार लोगों को कि लोकल कैंडिडेट कौन है, चाहे वो सांसद का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे विधायक चुनाव लड़ रहा हो, लोगों को कई बार पता होता नहीं है। लोग सिर्फ एक चेहरा देखते हैं, जैसे आजकल मोदी जी का चेहरा हर कोई देख रहा है कि मोदी जी को हम वोट कर रहे हैं। प्रधान भी लड़ रहा होगा तो मोदी जी की फ़ोटो बगल में लगाकर चुनाव लड़ रहा है कि हमें मोदी जी को मजबूत करना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। लेकिन उससे क्या हो जा रहा है कि लोग सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं प्रत्याशियों का, एक व्यक्ति के चेहरे को देखकर वोट कर रहे हैं। इसका नुकसान जनता को ही उठाना पड़ रहा है। जनता को समझदारी दिखानी चाहिए और ऐसे कैंडिडेट को चुनाव जिताना चाहिए जो उनके जन संघर्षों में साथ में खड़ा हो, जन मुद्दों को जिसको समझ हो, जो लगातार लोगों की आवाज़ को उठा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि राजनीति में तो आज खनन माफिया, भू माफिया, जिसके पास तमाम तरह से पैसे हैं,
उन्हीं को लोग भी अब सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सब बदलना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। झारखंड से बढ़ाना जी झारखंड से थे, हरियाणा से कैंडिडेट आते हैं, वो मात्र कुछ वोटों से हारते हैं। कुछ वोटों से हारने का मतलब ये है कि वो शख्स भी जीता हुआ ही है। कुछ वोटों से अगर एक व्यक्ति दूसरे प्रदेश से आकर सिर्फ चुनाव लड़ने आ रहा है और वो सिर्फ 1000-2000 वोटों से हारता है, तो फिर ये हमारा ही दुर्भाग्य है। देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा, अब बढ़ाना हरियाणा से यहाँ आ गए, जी। ये शुरुआत हो गई है। न जाने कितने बढ़ाना और आने वाले हैं, ये भी समझने वाली बात है। कहीं बढ़ाना आ भी गए हैं, बन भी गए हैं विधायक, कहीं आने वाले हैं। जिस तरह से इस राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है और जो यहाँ का मूल निवासी है वो अल्पसंख्यक होने के कगार पे पहुँच रहा है, ये बहुत बड़ा संकट है। इस राज्य के जो मूल निवासी हैं, अपने ही राज्य में उनकी हैसियत विधायक बनने की भी नहीं रहेगी। ये बड़ा खतरा आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में होने जा रहा है। आप देखिए, हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्से में जब हमारा राज्य बना, तब हम 40 विधानसभा सीटें हमारे पास थी जी। 40 विधायक हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से आते थे। जब 2007 में पहला परिसीमन होता है, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों से 6 सीटें कम होती हैं, तो कहाँ जाती हैं? मैदान में। कहा जाता है कि जनसंख्या लगातार पहाड़ से कम हो रही है, मैदानों में बढ़ रही है, तो सीटें यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि परिसीमन आयोग की इस तरह की उनकी अपनी नीतियाँ हैं, उस तरह से बनी हुई। अब आप देखिए कि 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें 10 हमारे पर्वतीय जनपद आते हैं, और 12,000 वर्ग किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में तराई के क्षेत्र आते हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। इन 3 जनपदों में आज के दिन 36 विधानसभा सीटें, सिर्फ 12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, और जो 40,000 हमारा पूरा वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ सीटें लगातार कम हो रही हैं। और आने वाले समय में आप देखिए जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, करीब करीब 1 करोड़ की आबादी हमारे शहरी क्षेत्रों में होने जा रही है, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये मान के चलिए आप 54-55 लाख लोग। कितना बड़ा असंतुलन है। ये स्थिति हो जाएगी कि हमारे शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर करीब करीब 50 से 52 विधानसभा सीटें हो जाएंगी, और पहाड़ी क्षेत्रों में 18 से 20 विधानसभा सीटें हो जाएंगी। तो फिर अब देखिए, यूपी के ज़माने में क्या था, जब उत्तर प्रदेश के ज़माने में हम थे, यूपी के साथ थे, तो पर्वतीय जो हमारे जनपद हैं वहाँ पर भी इतनी ही सीटें थी, 18 या 19 सीटें थी। उसी स्थिति में फिर से हम लोग आने वाले हैं, तो फिर क्यों राज्य बनाया हमने? इसे पर्वतीय राज्य कहना ठीक नहीं होगा। कैसे कहेंगे हम आने वाले समय में से पर्वतीय राज्य? क्योंकि अगर पहाड़ और पर्वत के लोगों का ही नेतृत्व वहाँ नहीं रहेगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और एक मुख्यमंत्री चुनने के लिए तो फिर वहाँ पर आपको हो सकता है बढ़ाना जैसे 50% मैक्सिमम वही चाहिए। हो सकता है बढ़ाना जैसे लोग इस राज्य में मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने, तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। तो ये गंभीर चुनौतियाँ हैं, गंभीर संकट है। अपने हम जो लड़ाई लड़ते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, इसके पीछे मूल भावना ये तो अपने पहाड़ की, अपने पर्वतीय समाज की, अपने लोगों की अस्मिता को बचाना है, उनकी पहचान को बचाना है। चेंज के लिए बात कर रही है सरकार की, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन जनसंख्या जो है, जनगणना तो हो नहीं रही है, तो सरकार के पास आंकड़े कैसे पहुंचते हैं? और जहां तक मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज तो राजनीति में होने वाला है, हम पर राज करने वाले लोग जो है वो बाहरी होंगे। बिल्कुल, ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए कि जिस तरह की डेमोग्राफी बदल रही है, जैसा मैंने आपको बताया किस तरह के हालात यहाँ पे पैदा होने जा रहे हैं, तो जब इस सत्ता में जो लोग हैं, जो विधायक मंत्री बने हुए हैं, ये भी विधायक मंत्री बनने की इनकी हैसियत नहीं रह जाएगी। इनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं सड़कों पर। जब ये विधायक बने हैं, मंत्री बने हुए हैं, इनको ये भी समझना चाहिए कि हम आपकी भी लड़ाई को लड़ रहे हैं मूल निवास के जरिए।
अपने पहाड़ को बचाने के लिए जो हम बात कर रहे हैं, इनकी भी लड़ाई को हम यहाँ पे लगातार सड़कों पे लड़ रहे हैं। तो हमारी सरकारों को इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि आने वाले समय में अगर परिसीमन होता है तो पर्वतीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटें बढ़ाई जाएं और यहाँ का जो परिसीमन है वो जनसंख्या के बजाय भौगोलिक आधार पर हमारा होना चाहिए। इस तरह की सरकार को भी आगे आने वाले समय में पहल करनी चाहिए। जब भी परिसीमन आयोग आएगा, अभी तो 2027 में 27 तक कहा जा रहा है कि तब तक 26-27 तक तो ये भू कानून और मूल निवास अगर आ जाता है, लागू हो जाते हैं जैसी आपकी डिमांड है, क्या मुश्किलें हल हो जाएंगी इस राज्य की? इससे कितनी मुश्किलें आप देखते हैं कि हल हो जाएंगी? देखिए, जिस तरह के भू कानून और मूल निवास की हम बात कर रहे हैं, जो जनता की भावनाओं के अनुरूप जो हम बात कर रहे हैं, अगर वैसा आता है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। हमारी ज़मीनें बचेंगी अगर मजबूत भू कानून होगा, हमारे यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान बचेगी, हमारी अपनी अस्मिता बचेगी, अपने राज्य का वजूद बचेगा। अगर हमारी जन भावनाओं के अनुरूप आएगा तभी बच सकती है। अगर सरकार जैसा आज तक भू कानून सरकार ने बनाए इस राज्य में, उस तरह के भू कानून को सरकार एक बार फिर से लागू कर देगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जन भावनाओं के अनुरूप अगर कोई कानून बनता है तो उससे हमारे राज्य का वजूद बच सकता है। जिसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम वही तो करें, जन भावना के अनुरूप कानून बनने चाहिए, तो बहुत कुछ हम बचा सकते हैं अपने राज्य में। मूल निवास और भू कानून की सफलता के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या मानती है आपकी समिति, जो अभी आपको दिख रहा है कि इसके बीच में रोड़ा ये बना हुआ है? क्या देखिए, सरकार से बड़ा रोड़ा क्या हो सकता है? सरकार की इच्छा शक्ति सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे सामने। उनके अंदर विजन है ही नहीं। अगर हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायक मंत्री चाहें, विधानसभा के अंदर इतना मजबूत भू कानून बन सकता है, मूल निवासियों के अधिकारों के लिए कानून बन सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक विधानसभा में कानून नहीं बनेंगे जन भावनाओं के अनुरूप, तब तक कैसे हम अपने इस राज्य को बचा पाएंगे? तो जो मुझे रोड़ा लगता है, जैसा आप पूछ रहे हैं, रोड़ा ये खुद है इसके आगे हमारी सरकार। चलो, आपने कहा कि सरकार, हम भी मानते हैं ये हो सकता है एक, लेकिन हम देखते हैं आपके आंदोलन जो गैरसैंण पर था, ऋषिकेश में आपकी स्वाभिमान रैली थी, इतना अपार जनसमूह आपको सपोर्ट करता है, बहुत सारे लोग सड़कों पर रहते हैं, आप उनको अपने वोट में क्यों नहीं बदल पाएंगे? अगर इतने लोग आ रहे हैं और इतने लोग अगर वोट दे जाएं तो एक अच्छा खासा जो है आपको सपोर्ट मिल सकता है, एक बड़ा आधार बन सकता है। उन लोगों को आपको वोट तक ट्रांसफ़र करने में जो है वो क्या प्रक्रिया आप लोग अपनाएंगे कि उनको जो है इस बात पर भी मनाया जाए कि वोट भी हमें दीजिए, सिर्फ हमें रैलियों पर ही सपोर्ट ना कीजिए? इसमें तो यही जब तक वोट नहीं मिलेगा तब तक तो बात सिर्फ सड़कों से ही उठ सकती है, विधानसभा के अंदर तो आप जा नहीं सकते। देखिए, हमारा यही मानना है कि सारे मुद्दे राजनीतिक मुद्दे हैं और इनका हल भी राजनीति से होना है। अभी हमारी जो मंशा है, एक सामाजिक आंदोलन खड़ा हो रहा है। सामाजिक आंदोलन में हर तरह से लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें भाजपा के लोग भी आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, और भी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठन के लोग इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि अभी जब सरकार यहाँ पर भाजपा की है तो भाजपा को ही विधानसभा में कानून बनाने हैं। तो अभी इस मूवमेंट को जितना हम आगे बढ़ाएंगे, जितना हम सड़कों पर जनता का दबाव होगा, तो सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी। अगर सरकार आने वाले समय में इन मुद्दों को हल नहीं करती है, उसके बाद जनता क्या निर्णय लेती है, क्या हमारी सोच आगे इसको लेकर होती है, वो अभी हमने सब कुछ भविष्य पे छोड़ा हुआ। अभी हमने कुछ तय नहीं किया है कि इसको जनता अभी सड़कों पे आ रही है, कल हम कहें कि अब आप लोग इसको वोट में तब्दील कर दीजिए। अभी तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मूवमेंट को और बड़े लेवल पे ले जाया जाए और इस सरकार से ही ये काम करवाया जाए। अगर सरकार नहीं करती है तो जनता आने वाले समय में जो भी निर्णय लेगी, तो फिर राजनीति पर और उसके बाद हम आगे सोचेंगे, उसके बाद सोच सकते हैं। अभी इस पे हमने कोई विचार नहीं किया कि हमें अब राजनीति के फील्ड में कूद जाना चाहिए, चुनाव लड़ लेना चाहिए। अभी जब सरकार है
सरकार से ही एक कानून बनने हैं जिनको जनता ने ही मैंडेट दिया है, जनता ने ही उनको चुन के भेजा है। तो हमारी कोशिश ये है कि पहले इन पर भरोसा किया जाए अभी आगे, जब तक ये सरकारों में है। गैरसैंण का जिक्र आ गया है और आपकी डिमांड है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। जी जी। क्यों होनी चाहिए गैरसैंण राजधानी? गैरसैंण तो हमारा सपना है, गैरसैंण तो हमारी आत्मा है, और आत्मा को हम समझ सकते हैं कि आत्मा शरीर में है तो ही हम लोग हैं, नहीं तो फिर आत्मा नहीं है तो इंसान भी नहीं है कुछ। तो गैरसैंण भी हमारे लिए आत्मा की तरह है। आंदोलन भी किया आपने गैरसैंण में और खूब सफल भी रहा, खूब लोग जुड़े, हमने देखा कि लोगों ने खूब सपोर्ट किया। जी जी। अगर राजधानी गैरसैंण मिल भी जाए, क्या आपको लगता है कि जो पहाड़ की अस्मिता है वो बच पाएगी? क्योंकि अगर हम अभी बात करें, अभी देहरादून राजधानी है, अस्थाई सही लेकिन है। देहरादून के करीब ये रायपुर ब्लॉक से सटा हुआ सकलाना गांव है, बहुत दूर नहीं है, टिहरी में आता है। या कालसी से ऊपर एक जगह जजरेड़ है, इसी देहरादून से करीब 50-60 किलोमीटर। एक अदद पुल के लिए हम लोग 24 साल से तरस रहे हैं। सकलाना में बच्चों को जो है ट्रॉली के ज़रिए नदी पार करनी पड़ रही है। अगर 24 साल में राजधानी होने के बाद अगर ये सब सॉल्व नहीं हो पाया तो गैरसैंण जाने के बाद भी क्या ही हो जाएगा? क्या लगता है आपको, पहाड़ और खुर्द बुर्द नहीं होंगे? देखिए, हमारा ये मानना है कि हमारी जो प्रशासनिक इकाई है उसका एक जो केंद्र बिंदु है वो गैरसैंण है जी। और गैरसैंण से ही हम ये मानते हैं कि हम चारों ओर अपना जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जनपद है, वहाँ का हम डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब हमारे अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, मंत्री, विधायक गैरसैंण में बैठेंगे तो वो उस भावना को भी समझेंगे कि हमारे जो गांव का एक आदमी है जो आज पानी के लिए तरस रहा है, जिसके पास आज बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, संचार सुविधा नहीं है, तमाम तरह के संकट से जूझ रहा है। जब हमारे अधिकारी नेता वहाँ बैठेंगे तो उनकी समझ में बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ कितना दुष्कर जीवन है, कितने कठिनाइयों में, कितने संकट से लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको महसूस करेंगे। जब अधिकारी रहेंगे, उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ेंगे, उनको भी हॉस्पिटल की सुविधाएं चाहिए होंगी। तो इतना तो होगा कि अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो बेहतर सुविधाएं पहाड़ों में जुटाएंगे। अभी तो सभी लोग देहरादून में हैं, यहाँ पर सभी को सुविधाएं मिल जा रही हैं, तो उनको पहाड़ की चिंता नहीं है। तो हमारा यही मानना है कि जब तक हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिशियन वहाँ नहीं बैठेंगे गैरसैंण में, उनको पहाड़ को लेकर जो उनकी एक सोच है वो नहीं बन पाएगी कि हमें अपने पहाड़ को लेकर किस दिशा में आगे ले जाना है, पहाड़ की कितनी अपनी कठिनाई, अपने संकट है, उनको दूर करना है। हमें लगता है कि बैठ कर ही वो चीज़ समझ सकते हैं वहाँ पर। क्या, मुझे तो ये लगता है कि वहाँ बैठने या राजधानी से ज़्यादा ज़रूरी इच्छा शक्ति है, क्योंकि काम तो कहीं पर भी रह के किया जा सकता है। राजधानी वहाँ हो यहाँ हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी तो अगर एक अधिकारी यहाँ से अगर कोई लीड कर रहा है, अगर वो इच्छा शक्ति है तो वो कर सकता है। ये तो सारा कार्य इच्छा शक्ति का है, एक स्थान से ना होकर। बिल्कुल, इच्छा शक्ति का भी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, आप चाहे फिर गैरसैंण बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, अगर आपको नहीं करना होगा तो आप वहाँ भी नहीं करेंगे काम। वही जो मैं कह रहा हूँ कि जजरेड़ में एक पुल नहीं है, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर है। सकलाना यहाँ से लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर बच्चों को ट्रॉली के सहारे, जब यहाँ नहीं कर पा रहे शहर में, तो वहाँ पहाड़ में तो वो तो इच्छा शक्ति की कमी लग रही है। इच्छा शक्ति की भी कमी है, और पहाड़ के प्रति भी जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे नेता हैं, पहाड़ को लेकर ये लोग भी बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, पहाड़ की परिस्थितियों को लेकर गंभीर नहीं है। पहाड़ की जो कठिनाइयाँ हैं, आप देखिए कि आज भी किस तरह से लोग वहाँ पर रहते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं। इस तरह के जो हालात वहाँ पर बने हैं,
इसको लेकर हमारे लोग, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे चाहे नेता हों, कोई भी गंभीर नहीं है। तो हमारा ये मानना, अगर ये लोग वहाँ पर जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगे, तो उनकी समझ में और बेहतर आएगा कि हमें करना क्या अपने पहाड़ के लिए। अभी देहरादून में बैठकर आप इतना नहीं सोच पा रहे पहाड़ के लिए, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं यहाँ पर। वहाँ रहेंगे कहीं ना कहीं आपका दिमाग पहाड़ के लिए भी खुलेगा कि हमें पहाड़ के लिए भी कुछ सोचना है, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है। हमारा ये मानना, अगर ये राजधानी हमारी गैरसैंण में होगी तो निसंदेह हमारे पहाड़ के जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ विकास की किरण पहुँचेगी, हमारा ऐसा लगता है। नहीं, जब राजनीति जो है वो नेताओं और उनके परिवारों तक ही सीमित रह गई है और युवा जो है वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा, तो बदलाव आना बहुत आसान तो है नहीं जी। क्योंकि अगर आप जैसे युवा कुछ लोग हैं जिनमें उम्मीद जगती है, मोहित हो गया, लुशन हो गया, बॉबी पवार हो गया, अगर तो युवा क्यों नहीं राजनीति में आ रहे हैं। मुख्य तौर पर खूब उभर कर जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक राज्य की जो है वो राजनीतिक परिदृश्य बहुत चेंज नहीं होगा और हमारी आवाज़ वहाँ पर नहीं पहुँचेगी। ऐसा है कि अब जो हम देख रहे हैं, आप बॉबी पवार भाई को ही देख लीजिए जी। तभी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा टिहरी संसदीय क्षेत्र से, उनको जनता ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और ऐसा नहीं है कि युवा राजनीति में नहीं आना चाहते। आज स्थितियां थोड़ा सा भिन्न हो गई हैं। आप देखिए कि अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहता है, सोचता है मैं कुछ अपने राज्य के लिए करूं राजनीति के जरिए, लेकिन इतने सारे संसाधन नहीं होते हैं युवाओं के पास। आर्थिक रूप से ही हमारा युवा राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर हमारे युवाओं को रिसोर्सेज मिले, अब आप देखिए, अगर कोई युवा सोचे मुझे विधानसभा पहुंचना है तो आज कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। कहाँ से युवा के पास 1 करोड़ रुपए आएगा विधानसभा पहुंच जाए? जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से वो युवा इतना पैसा जुटाएगा? प्रधान बनने के लिए 5 लाख कम से कम, आज इतनी रकम जेब में बहुत कम कह दिया आपने। अब इससे भी ज़्यादा, अब तो खैर बहुत सारे। अब आप सोचिए, युवा चाहता है कि मैं राजनीति में आऊँ, कुछ करूँ। आते भी हैं युवा राजनीति में, बहुत आए और इसलिए निकल जाते हैं कि ये रास्ता बड़ा अलग है और कठिन रास्ता है। ये डगर आसान तो बिल्कुल है नहीं। तो आर्थिक मोर्चे पे हमारे युवा जो है वो मार कमजोर पड़ जाते हैं। आर्थिक मोर्चे से एक और जिक्र जो है, मेरा सवाल है, आप युवा हैं, आप श्रीनगर से आप पढ़े HNV से, राजनीति युवाओं की जो है नब्ज में इस कदर भी तो घुस गई है कि आजकल महाविद्यालयों के चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा धनबल उनमें लगता है और राजनीति वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति हो रही है। क्या ये ठीक है या आप इसको भविष्य के लिए एक गलत संकेत मान सकते हैं? क्योंकि DAV की अगर हम बात करें, हम देहरादून में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है राजनीति, वो आप भी जानते होंगे कि वहाँ का एक चुनाव अगर हो रहा है, छात्र संघ चुनाव, तो उसमें विधायक मुख्यमंत्री तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? क्या हमको जो कॉलेज की राजनीति है उसे अलग नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है ऐसा? और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये बहुत सारी गलत जो चीज़ें हैं, शराब, पैसा अथाह फूका जा रहा है। DAV का जिस दिन चुनाव होता आप जाएंगे तो सर्वे चौक से DAV तक पॉम्पलेट से रोड छपी रहती है। तो इतना पैसा तो है, क्यों फूक रहा है और कौन फूक रहा है? क्या इसके पीछे भी ऊपर से कुछ लोग हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें भी आप देखिए कि जो हमारे युवा हैं वो भी अब रास्ता भटक रहे हैं। युवाओं के ऊपर बहुत उम्मीद से लोग देखते हैं कि युवा हैं, कुछ बेहतर करेंगे समाज के लिए, लेकिन युवाओं ने भी वही रास्ता अपना चुन लिया है जो आमतौर पर एक विधायक करता है। जो विधायक बनने के जितने हथकंडे होते हैं वही अब छात्र नेता भी कर रहे हैं, अध्यक्ष बनने के लिए, अन्य पदों पर पहुंचने के लिए। तो ये परिपाटी जो शुरू हो गई है छात्र राजनीति में, ये आगे चलकर जो हमारे छात्र नेता हैं, अगर वो कभी भविष्य में इस प्रदेश का नेतृत्व करते हैं जी, अगर उस मानसिकता से आएंगे, जो आज हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं, शराब, धन, आप उससे ज़्यादा देख रहे हैं। इससे अगर मैं अगर वो नेतृत्व करेंगे तो उनकी क्या सोच बनेगी?
इस राजनीति को जो युवा हैं उनको बदलना चाहिए कि सोच को, छात्रों के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बहुत सारे छात्रों की अपनी समस्याएं होती हैं, उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन आज हम देखें, चाहे छात्र राजनीति हो, चाहे विधानसभा की राजनीति हो, चाहे लोकसभा की हो, हर जगह जन मुद्दे गायब हैं। एक दो ही मुद्दे हैं जो बहुतायत में है, और मुद्दों से हटकर जनता के बीच प्रशासन बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और युवाओं को भी समझना चाहिए, जो आज छात्र राजनीति कर रहे हैं उनको इस परिपाटी को खत्म करना चाहिए और एक सही दिशा दिखानी चाहिए और इनको अलग रखना चाहिए। राज्य की अगर कोई पार्टियां हैं उनसे, जो ये कॉलेज के चुनाव है, बिल्कुल इसमें पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, विधायक मंत्रियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और स्वस्थ राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए कॉलेज से, ताकि आने वाले समय में अच्छे लीडर हम दे सकें। अब हमें ऐसे लीडर मिलेंगे जो शराब पैसे के दम पे चुनाव जीत के आएंगे, तो भविष्य में इस राज्य को कहाँ ले जाएंगे वो हम समझ सकते हैं। इसलिए दुख भी होता है कि जब उन युवाओं को देखते हैं बिल्कुल, तो बड़ा ये लगता है कि कल शायद ये लोग हमारे राज्य के कर्ता धर्ता होंगे और ये क्या करेंगे अगर ये हम ये सोच रहे हैं। और अभी से अगर वो माइंडसेट बिल्ड हो रहा है तो शायद वो भी खुर्द बुर्द ही करेंगे राज्य का। कुछ और सवाल जो है वो, मोहित टिमरी विधायक बनने का सपना देखता है? विधायक बनने का सपना तो मुझे लगता है कि हर एक युवा जो राजनीति में, जिसका सपना है मुझे राजनीति के जरिए अपने लोगों के लिए कुछ करना है, हर किसी का सपना होगा विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, इस राज्य में और भी पदों पे पहुंचे। होना भी चाहिए युवाओं का सपना। और इस सपने को साकार करने के लिए युवाओं को मेहनत भी करनी चाहिए। सिर्फ मोहित टिमरी का सवाल नहीं, और भी युवा हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति को किस तरह से हम बदलें, जो हालात हैं उसको किस तरह से बदलें, ये सोच होनी चाहिए। अपने प्रदेश को हम कैसे अच्छी दिशा में ले जाएं, ये सोच हमारे युवाओं के अंदर होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ युवाओं से कि आप बिल्कुल विधायक बनने का सपना देखिए, आप सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री मुझे बनने बड़ा का अच्छा सपना लगा देखिए। जो आपने ये कहा। देखना चाहिए युवाओं, लोग हमारे युवा ये सपना नहीं देखते, राजनीति में नहीं आते हैं। ये सपना अगर युवा देखेंगे और अच्छी सोच के साथ देखेंगे कि हमें कुछ बेहतर बहुत जरूरी है, नीयत साफ होनी चाहिए और एक भावना होनी चाहिए जनता के प्रति कि हमें जो उनके लोग, हमारे लोगों के जो संकट हम उसको कैसे दूर करें। अगर वो करेंगे तो कोई। आप विधानसभा में जाते हैं, ऐसे पद आपके पास रहते हैं, विधायक है, मंत्री है या मुख्यमंत्री है, तो क्या कुछ है जो आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार जो है राज्य में ये कार्य कर सकता हूँ? इतना दूर आपने सोचा नहीं है, या आप जो अगर मिलता है वो मौका तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं, अपने मुख्य रूप से शिक्षा पर बात, मुख्य रूप से हमारे स्वास्थ्य पर बात। मुख्य रूप से तो हमारा सपना तो मैंने आपको बताया है, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का। वो सपना हम कैसे पूरा करें, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं वो भी जी। गैरसैंण कोई जाना चाहता नहीं है, ना विधायक जाना चाहते हैं, ना हमारे ब्यूरोक्रेट जाना चाहते हैं। नहीं, अगर आप जाना विधायक भी चाहते हैं, मंत्री भी चाहते हैं, शर्त यह है कि अगर वहाँ पर जो है वो उस सोच के बढ़ाने के लिए, अगर अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जाना हो तो हाँ, चले जाते हैं। आप देखिए अभी गैरसैंण में 17 बार तनख्वाह बढ़ाई और हम तो उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर होगा, मूल निवास भू कानून पे यहाँ के युवाओं की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और विधानसभा का जो सवाल है, वहाँ जैसे मैंने आपको कहा कि युवाओं को सोचना चाहिए उस दिशा में, किस तरह से हम विधानसभा में जाएं, उन मुद्दों को उठाएं। जो मेरी सोच इसमें स्पष्ट है कि हम मूल निवास के मुद्दे पे काम करना चाहते हैं, हम भू कानून पे काम करना चाहते हैं, हम स्थायी राजधानी गैरसैंण, बेरोजगारी के सवाल हमारे हैं, बाकी स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत बड़ा सवाल है, स्कूल हैं, बहुत सारे उत्तराखंड के अपने अपने सवाल हैं, उसको लेकर हम काम करना चाहते हैं अपने राज्य में। अगर जनता आने वाले समय में, मुझे क्या, हमारे जो भी युवा तैयारी करेंगे आने वाले समय में, उनको मौका देती है, भले हम
ना भी बन पाए, लेकिन जो हमारे लोग हैं जो इस सोच को बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और वो आगे बढ़ें, विधानसभा में इन मुद्दों को उठाते हैं, इस पर काम करते हैं, तो हमें खुशी होगी। आपने कहा अगर मैं नहीं भी बनता या हम नहीं बनते कोई और आएगा, जैता एक दिन तो लो, ये दिन वो दुनिया में। जी जी जी, बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है एक ना एक दिन तो दिन आएगा और रास्ते खुलेंगे। और मेरी इस पर सोच है कि हम ऐसे लोगों की टीम तैयार करें, ऐसे युवाओं को हम चिन्हित करें, ऐसे युवाओं को देखें जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता है, जो अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनकी बहुत अच्छी समझ है अपने राज्य को लेकर, उनको हम प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें, उनको राजनीति में खींचे लाएं, आओ राजनीति करो, अच्छी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड को सही दिशा देने के लिए हमारी कोशिश आने वाले समय में ये रहनी चाहिए। और मैं इसी दिशा में आगे भी बढ़ रहा हूँ कि हम ऐसे लोगों को देखें, उनको हम आगे बढ़ाएं, उन पे हम काम करें। बड़ी खुशी होती है जब आप ये बात कहते हैं, और इस बात के साथ मैं कहता हूँ आप बड़ा जिम्मेदाराना वाक्य कह रहे हैं कि जब आप ये सब करेंगे। और मैं तब ये भी कहता हूँ कि जब आप भगवान बद्री विशाल आपको सफल करें और वहाँ तक पहुँचाएं। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब आप उस पद पर होंगे और अगर कुछ गलत कर रहे होंगे तो हम लोग तब आपका विरोध भी करेंगे। और मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ कुंद नहीं पड़नी चाहिए, विरोध होना बहुत ज़रूरी है। जब तक विरोध नहीं होगा तो माना हम लोग भी कब कहीं किसी स्थिति में रहेंगे, हमें नहीं पता। कोई भी है आज जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो विरोध से घबराते हैं, विरोध से घबराना नहीं चाहिए। विरोध तो लोगों का अपनी एक आवाज़ है, उस पर काम करना चाहिए कि विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो हम और बेहतर करें। इस आवाज़ को दबाने के बजाय हम समाज को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सोच हमारी होनी चाहिए। और लोकतंत्र में यही है, लोकतंत्र में तो पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका होती है। अब विपक्ष ही नहीं होगा, विरोध ही नहीं होगा, फिर लोकतंत्र किस बात का, फिर जनता की आवाज़ तो कहीं सुनाई देगी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है और हम चाहेंगे कि आप जैसे युवा साथी पत्रकार, अगर हम कभी गलत दिशा में बढ़े तो आप मुखरता से विरोध करेंगे और हम उसको सहज स्वीकार करेंगे। और कुछ ऐसा जो हमसे रह गया हो पूछना और आपको लगता है कि आपका कहना ज़रूरी है, मगर हमारे दर्शक कुछ देख रहे हैं कुछ। हमारा यही है कि जो हम ये संघर्ष कर रहे हैं मूल निवास का, भू कानून का, ये संघर्ष हमारे अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष है, हमारी अपनी अस्मिता, हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान और इस राज्य के संसाधनों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लोगों के लिए इतनी ज़रूरी है कि हम इस संघर्ष के जरिए अपने राज्य को बचा सकते हैं। ये संघर्ष नहीं होगा तो आने वाले कुछ सालों में हमारे इस राज्य का अपना वजूद खत्म हो जाएगा। अपनी जो हमारी अपनी एक पहचान, ऑथेंटिसिटी है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो खत्म हो जाएगी हमारी। ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है हमारी। हम यही संदेश है हमारे देखने वालों के लिए, जो आपको देख रहे हैं या हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए कोई संदेश। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग अब 10 नवंबर को हरिद्वार में एक महारैली करने जा रहे हैं मूल निवास और भू कानून को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में हरिद्वार पहुँचें और जो एक आंदोलन ये की शुरुआत हुई है इसमें अपनी, जैसा आप लोग अभी तक भूमिका निभाते आए हैं, आप लोगों के समर्थन और सहयोग से यह आंदोलन आगे बढ़ा है, आगे भी आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करेंगे तो जो हम जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं उस उद्देश्य में हम जरूर कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इस संदेश के अलावा ये भी कि आएंगे तो ज़रूर लोग आएंगे, आपका सहयोग भी करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई कुछ और तरीके से कैसे आपकी समिति को सपोर्ट कर सकता है वो भी बता दीजिए। देखिए आप, मेरा यही मानना है कि समिति से आप जुड़िए और हम जल्द समिति का एक ऑफिशियल नंबर भी जारी कर रहे हैं, आप उसके जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। और रिसोर्सेज भी हमको चाहिए, बिना रिसोर्सेज के कोई भी मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जितनी आप लोगों से मदद हो सकती है, हम तो ये कहते हैं कि एक एक व्यक्ति हमको 1 रुपया भी देता है इस आंदोलन में तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मजबूती मिलती है। तो हम तो सिर्फ 1-1 रुपये मांग रहे हैं आप लोगों से कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप इतना भी सहयोग करते हैं तो हमें बहुत नैतिक बल इससे मिलेगा।
जी, उम्मीद है जो लोग देख रहे होंगे वो पसंद कर रहे होंगे और आपकी बात से कुछ समझ रहे होंगे भू कानून, मूल निवास और इस लड़ाई में क्यों ज़रूरी है, क्यों ये हमारे लिए इतना खास है। 10 अक्टूबर को हरिद्वार में होने वाली आपकी जो स्वाभिमान रैली है उसके लिए हमारी टीम ट्राइपॉड प्रोडक्शन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। आप सफल हों और देखने वालों से हमारी गुजारिश है कि आप भी उसका हिस्सा बने, सहयोग करिए इन जैसे युवाओं का जब ये संघर्ष के पथ पर है, और जब शिखर पर होंगे तब कुछ बात और होगी, उस समय उस हिसाब से बात की जाएगी। अगर अभी सही राह पर है तो सही राह पर सपोर्ट किया जा सकता है। अंत में हम लोग हैं और हमारी टीम ट्राइपॉड प्रोडक्शन 3 लोग हैं, शैलजा और आयुष, मैं शिवम हूँ। हमारे लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं और हमारे साथ आपका ये समय कैसा रहा वो कह देंगे तो हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा और कुछ कमियां वो हम सुधार पाएंगे। बिल्कुल, ट्राइपॉड प्रोडक्शन की आपकी पूरी टीम को, भाई शिवम, भाई आयुष और शैलजा, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, और निसंदेह पत्रकारिता की फील्ड में बहुत सारी चुनौतियां आज के दौर में हैं, और हम उस दौर में हैं जहां पर खबरें छुपाई जाती हैं, दिखाई कम जाती हैं, और आप लगातार जन सरोकारी के मुद्दों को और जनता की आवाज़ को दिखा रहे हैं, उठा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं पत्रकारिता फील्ड से रहा हूँ तो मुझे इसकी चुनौतियाँ, अनुभव सब भली भांति से परिचित हूँ। आप लोग भी किस तरह से अपना प्रोडक्शन आप लोगों ने शुरू किया है, मैं समझ सकता हूँ कि तमाम तरह की संकट तो आएंगे ही, और लेकिन जिस जिजीविसा के साथ, जिस हौसले के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप का प्रोडक्शन हाउस एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पर होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आने वाले समय में जो भी हमसे हो पाएगा, हम भी आप लोगों के साथ जो भी सहयोग रहेगा हमसे, ज़रूर सर, मिलके हम कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। हम सब लोगों की सोच है कि हम लोगों का विजन एक है कि कुछ अपना बेहतर कदम अपने राज्य के लिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपका बहुत धन्यवाद, बड़प्पन है। और ये आज हमारे साथ थे मोहित डिमरी जी, उनसे चर्चा करी, मूल निवास, भू कानून, इन मुद्दों पर बातें हुई। उनको शुभकामनाएं देते हैं भविष्य के लिए कि वो सफल हों और अपना कार्य जो है और बेहतर तरीके से करें। अगर आप ये कार्य पसंद कर रहे हैं तो आप अगर हमें शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट अगर कर देंगे तो हम थोड़ा और बेहतर काम कर पाएंगे। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद मोहित डिमरी जी का कि उन्होंने हमें बिजी शेड्यूल में से समय दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद डिमरी जी, और आप सभी का जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। नमस्कार।